मेरे पति जब भी अपने ऑफिस से आते थे तो उनके पूरे शरीर पर नाखूनों से नोचने के निशान होते थे। कई बार तो उनके कपड़े तक फटे होते थे। कई जगह बाल दिखते थे मुझे। जब भी मैं उनसे पूछती तो हमेशा मेरी बात को टाल दिया करते थे। और तो और एक दिन मैंने उनके बैग में एक फटा हुआ कपड़ा देखा। उसे देखकर अब मुझे उनके ऊपर शक होने लगा था, क्योंकि वो रात को भी ऑफिस से देर से ही आते थे। अब मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक दिन अपने पति के ऑफिस जाने के बाद मैं उनके पीछे पीछे चुपके से गई। मेरे पति की गाड़ी एक सुनसान सी फैक्ट्री के बाहर आकर रुकी। पहले उन्होंने इधर उधर देखा और उसके बाद वो अंदर चले गए। जब मैं उनके पीछे पीछे धीरे से उस फैक्ट्री में घुसी तो मुझे दिखाई दिया कि उनकी हाथापाई हो रही थी किसी के साथ, और वहां पर कुछ औरतें भी थी। आज तो मेरा शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि वो औरतें उस समय अपने घर के हॉल में बैठकर मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज पता नहीं क्यों उनके ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई थी। अक्सर तो अपने ऑफिस के टाइम से 2-3 घंटे पहले ही आ जाया करते थे। कब से फोन भी कर रही हूँ उनको, पर फोन ही नहीं उठा रहे। कभी नंबर चालू हो जा रहा है और कभी स्विच ऑफ बता रहा है। आप लोगों को सही बताऊं तो मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। पता नहीं क्यों आज इनको इतनी देर हो गई। मैं तो उनके किसी दोस्त को जानती भी नहीं थी कि किसी को फोन करके उनका पता लगाने के लिए कहती। ना जाने मन में कितने ही अजीब और गंदे ख्याल आ रहे थे उनके लिए। नहीं, मैं जानती हूँ कि भगवान उनका ध्यान रखेंगे। फिर एक बार सोचा कि अपने मायके कॉल करती हूँ, उनको बता देती हूँ कि अंकित अभी तक ऑफिस से नहीं है। बहुत रात भी हो चुकी थी। कॉल लगा ही रही थी कि मन में फिर एक बात आई कि अगर उनको इस वक्त कॉल किया तो मैं तो परेशान हूं ही, साथ में वो भी परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरा एक ही भाई था और वो भी हार्ट पेशेंट था। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मैं शायद उन्हें कॉल कर लेती। मेरे भाई ने तो जैसे तैसे मुझे पाला पोसा और बड़ा किया था। मम्मी पापा तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। उन्होंने तो मेरी शादी भी एक अच्छे घर में की थी। ये सब सोचकर मैंने अपने भाई को फोन नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। पूरे घर के चक्कर काटने लगी थी। बहुत घबरा गई थी मैं उस दिन। बार बार नजरें कभी गेट की तरफ जा रही थी, कभी घड़ी तो कभी मेरे फोन की तरफ। बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि अब उनका फोन आएगा। रात के करीब 2 बज चुके थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने भागते हुए दरवाजा खोलने के लिए गई तो देखा सामने अंकित खड़े थे। उनको देखकर मेरी जान में जान आई और साथ ही मैं हक्का बक्का सी भी रह गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ये हाल कैसे हो गया। खून से लथपथ थे, कपड़े फटे हुए थे, उनके पूरे जिस्म पर खून और नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ मारपीट हुई है। मैं फटाफट उनको अंदर लाई और सोफे पर बिठाया। किचन में जाकर पानी लेकर आई उनके लिए और फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ है आपको। मैं कितना परेशान हो गई थी। वो कहने लगे कि कुछ नहीं, थोड़ी बहुत मारपीट हो गई थी किसी से। इतना सुनते ही मैंने एक के बाद एक सवाल करने शुरू कर दिए। मैं उनसे पूछने लगी कि किससे हुई थी, क्यों हुई थी, आपको और कहीं चोट तो नहीं लगी। वो कहने लगे, देखो मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तो तुम मुझे और परेशान मत करो। इतना कहते हुए वो वहां से उठे और नहाने के लिए चले गए। कुछ देर में जब वो नहाकर आए तो मैंने ध्यान दिया कि उनके पूरे शरीर पर नाखून के निशान थे। टेबल पर खाना मैं लगा चुकी थी और उनका इंतजार कर रही थी, पर वो बिना खाए ही सोने चले गए। मैं उन्हें आवाज देती रह गई, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और लेट गए। खाने की टेबल साफ करके मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो आराम से सो रहे थे। वो तो सो चुके थे, पर मेरे मन में इतने सवाल थे कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सोच रही थी कि उनके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान आए कैसे। मेरी तो नींद ही उड़ चुकी थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ परेशानी में होंगे, मगर जब से मैंने उन नाखूनों के निशान को देखा है मुझे तो शक किसी और बात का ही है। आखिर नाखूनों के निशान पूरे शरीर पर आते कैसे हैं? मैंने कई बार उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो ये तो लाजमी ही है ना कि मेरा शक बढ़ेगा। अगर वो मुझे खुलकर बता देते तो शायद ये शक वहीं खत्म हो जाता, लेकिन वो मुझसे छुपाकर फोन पर बातें किया करते थे। मेरे आते ही कई बार फोन रख देते थे। शरीर पर नाखूनों के निशान, बाल लगे होते थे। क्या समझूं मैं इस बात को, आप लोग ही बताइए। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। मैं जल्दी से उठी और जाकर किचन में नाश्ता बनाने लगी। अंकित तैयार होकर आए और फिर से बिना नाश्ता किए ही अपने ऑफिस के लिए निकलने लगे। मैंने उन्हें पीछे से आवाज दी और कहा नाश्ता करने के लिए। सुबह सुबह ही मुझ पर चिल्ला दिए थे वो।
कहने लगे कि कितनी बार कहा है तुम्हें पीछे से आवाज मत दिया करो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? एक बार से, और डांट कर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनकी ऐसी हरकतों की वजह से मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। अब तो ये हर रात की बात हो गई थी कि वो लेट घर आते थे। जब भी पूछती थी तो उल्टी सीधी बातें बोलकर वहां से उठकर चले जाते थे। उनका स्वभाव गुस्सैल था। अक्सर मैं उनसे अपने शक के बारे में बहुत दबी जबान में ही बात करती थी। डर लगता था कि कहीं वो मुझे घर से बाहर ना निकाल दे, कहीं मुझे खुद से दूर ना कर दे। मेरे मायके में तो मेरा बीमार भाई ही था, उसने मेरे लिए वैसे ही बहुत कुछ किया था। अब मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बन सकती थी। इसी डर की वजह से मुझे दबकर ही रहना पड़ता था। समय के साथ साथ उनका व्यवहार एकदम बदलता जा रहा था। चिड़चिड़े हुए जा रहे थे वो। अब तो ये हर दूसरे दिन की बात हो गई थी कि जब वो अपने ऑफिस से घर आते थे तो उनकी बॉडी पर नाखूनों के निशान होते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। जब वो रात को अपने ऑफिस से आए तो मैं उनके बैग से लंच बॉक्स निकालने लगी। बैग के अंदर जो चीज मैंने देखी, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसके अंदर लेडीज कपड़े थे, कुछ फटे हुए थे। पर ये अंकित के बैग में क्या कर रहे थे? ऐसा अंकित क्या कर रहे थे जो वो मुझसे छुपा रहे थे? पहले तो सिर्फ नाखूनों के निशान होते थे, पर अब ये लेडीज कपड़े उनके बैग में क्या करने लगे थे? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अपनी शादीशुदा जिंदगी मुझे खतरे में नजर आ रही थी, और जब भी उनसे पूछने की कोशिश करती थी तो वो मुझे कुछ बोलते ही नहीं थे। जब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपको हर रोज ही ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हो जाती है? मेरा इतना पूछना था कि वो मुझ पर ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम्हारा क्या है, तुम तो पूरे दिन घर में बैठी रहती हो। बाहर जाकर नौकरी करो तो पता चले कि बाहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। पूरा दिन काम करके मैं थक जाता हूँ, और जब घर में आता हूँ तो तुम्हारे सवाल जवाब ही खत्म नहीं होते। तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? तुम क्या चाहती हो कि ऑफिस वाले तो मुझे चैन से जीने नहीं देते, तुम भी मुझे मत छोड़ो। किसी दिन अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं घर आना ही बंद कर दूंगा। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी बातें बताई हैं। उस दिन तो ना जाने वो मुझे क्या क्या बोलने लगे थे। बहुत गुस्सा कर रहे थे वो उस दिन मुझ पर। कहने लगे कि तुम्हें क्या पता, मेरे ऑफिस वाले मुझे लेकर एक अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग मुझे काम से निकालना चाहते हैं। ऐसे में मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, पर तुम हो जिसके सवाल ही कभी खत्म नहीं होते। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो आपसे कितने दिनों से पूछ रही हूँ कि आखिर क्या बात है। आप मुझे जब तक बताएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किसी परेशानी में हैं। वो कहने लगे कि तुम तो चुप ही रहो। मैंने उन्हें आगे कहा कि मैं तो बस आपसे यही जानना चाह रही थी कि आप रात को इतनी देर से क्यों आने लगे हैं। आप जानते हैं ना कि जमाना कितना खराब है। मुझे आपके लिए डर लगता है बहुत, पर आप तो मुझ पर ऐसे चिल्लाने लगे जैसे मैंने क्या ही पूछ लिया आपसे। मेरी बातों को सुनकर वो मेरे पास आए और मुझसे बड़े ही प्यार से कहने लगे कि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम पर चिल्ला रहा हूं, पर तुम भी मेरी मजबूरी समझो। मैं थोड़ा सा परेशान हूं, बस इसीलिए तुम्हारी बात बात पर गुस्सा हो जाता हूं। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कोई अपनी जिंदगी से जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस पूरी दुनिया में मेरे लिए तुम्हारे अलावा और कौन है? सबसे ज्यादा मैं सिर्फ तुमको ही प्यार करता हूं। तुम बेकार ही परेशान होती हो मुझे लेकर। कितनी बार तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं पहले भी। मेरी तो सुबह की शुरुआत भी तुम्हें देखकर ही होती है, पर तुम्हारे पिछले कुछ व्यवहार से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। तुम्हारा शक फालतू का ही है। मैंने अंकित से कहा कि नहीं, मुझे आप पर कोई शक नहीं है, बस मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। मैं अक्सर देख रही हूँ कि आपके जिस्म पर नाखूनों के निशान होते हैं, कभी कभी खून लगा होता है। बस डर जाती हूँ ये सब देखकर। मेरा इतना कहते ही अंकित फिर गुस्सा हो गए। कहने लगे कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही सब बातें बता दूंगा, पर फिलहाल नहीं। पर मेरे सवाल तो वहीं के वहीं थे। उन्होंने अपनी बात कही और वो वहां से चले गए, पर मेरे मन के सवाल मेरे मन में ही रह गए। जवाब मुझे कुछ नहीं मिला आज भी। मुझे लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा तो नहीं है। उनके शरीर पर लगे नाखूनों के निशान और लड़कियों के फटे कपड़े मुझे मजबूर कर रहे थे उन पर शक करने के लिए। मुझे ये डर था कि हर कोई पकड़े जाने पर यही तो कहता है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को प्यार करता है, उसके अलावा किसी को देखता भी नहीं है। और कुछ समय बाद पता चलता है कि उसका कहीं और किसी और से ही चक्कर चल रहा था और अपनी पत्नी को तलाक देकर चला जाता है। मेरे मन में शक और गहराता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे शक को आज भी साफ नहीं किया था। मेरे मन की जो बातें थी उन्होंने मेरे मन में ही छोड़ दी और वो ऑफिस के लिए निकल गए। मैंने सोचा कि एक बार अपनी ननद से बात करके देखती हूँ। मेरी ननद के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे।
वो मेरे लिए एक सहेली जैसी ही थी। मुझे विश्वास था कि अगर उसे कुछ भी पता होगा तो वो मुझे जरूर बताएगी। मैंने अपनी ननद सीमा को कॉल किया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में एक बात पूछनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे सच सच बताओगी। पहले तो कुछ देर सीमा चुप हो गई, फिर वो कहने लगी कि भाभी क्या हुआ, भैया ठीक तो हैं? आप इस तरीके से क्यों बात कर रही हैं? मैंने कहा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस मैं तुमसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम सच बोलोगी। वो कहने लगी कि हाँ पूछिए ना भाभी। मैंने सीमा से पूछा कि क्या तुम्हारे भाई को शादी से पहले कोई पसंद थी या मेरे अलावा उनकी जिंदगी में कोई और है? वो मुझसे कहने लगी कि आप ये कैसा सवाल कर रही हैं? मुझे क्या बोल रही हैं आप भैया के बारे में? वो तो सिर्फ आपको प्यार करते हैं, हर जगह सिर्फ आपकी ही तारीफें करते रहते हैं। मुझे अपनी ननद से जवाब मिल गया था। मैं सुबह इतने गुस्से में थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं। मैंने अपनी ननद सीमा को कहा कि गलती मेरी ही है कि मैंने ही ऐसा सोच लिया कि अगर तुम्हें कुछ भी पता होगा तो तुम मुझे जरूर बताओगी। मैं ये कैसे भूल गई कि आखिर तुम लोगी तो अपने भाई की साइड ही ना। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो। वो आगे कहने लगी कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ कि भैया की जिंदगी में आपके अलावा ना तो कोई पहले था और ना ही अब है। वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बेवजह उन पर शक कर रही हैं। इसके बाद मैंने सीमा को कहा कि मेरा शक बेवजह नहीं है। उनके शरीर पर नाखूनों के निशान दिखते हैं, उनके बैग में लड़कियों के फटे पुराने कपड़े मिलते हैं। शक नहीं करूं तो क्या करूं, तुम ही बताओ। वो कहने लगी कि भाभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार भैया से बात करके देखती हूँ। क्या पता मुझे कुछ बात पता चले तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने सीमा को कहा कि नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। तुम तो अपने भाई की तरफदारी ही करोगी। अपने भैया से इस बारे में कुछ मत बोलना। और मैंने फोन रख दिया। आज रात को फिर अंकित घर देर से आए और आने के साथ ही नहाने के लिए चले गए। मैंने उनका बैग खोलकर देखा तो उसमें फिर से आज कुछ फटे हुए कपड़े रखे थे, जबकि आज तो 2-4 कपड़े थे उस बैग में फटे हुए। मैं बहुत हैरान रह गई थी। अंकित के बाथरूम से बाहर आने की आहट पर मैंने फटाफट बैग बंद किया और उसे साइड में। वो टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे, मैं भी चुपचाप वहां पर खाने की प्लेट रखी और वहां से चली गई। अंकित खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे खाना खाना है या नहीं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लग रहा था कि शायद मैं उनकी जिंदगी में अब मायने नहीं रखती। अगर वो मुझसे जरा सा भी प्यार करते तो सुबह इतनी बहस हुई थी तो कम से कम आने के बाद वो मुझसे थोड़ी बात तो करते, ये जानने की कोशिश तो करते कि मैंने खाना खाया या नहीं। सब कुछ दिखावा था। उनकी वजह से आज दिन भर से मैंने कुछ नहीं खाया था, पर वो थे कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। उनका ये बेरुखी रवैया मुझे परेशान कर रहा था। पर अब मैंने ठान लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं जानती थी कि अब तो मैं ये बात पता लगा के ही रहूंगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर वो रोज रोज रात को इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? वो नाखूनों के निशान, फटे हुए कपड़े, ये सब क्या है? मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। मुझे इंतजार था बस अगली सुबह का। जब सुबह हुई तो अंकित नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे दबे पांव निकल गई। सबसे पहले वो अपने ऑफिस में गए। मैंने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया था। मुझे इतना तो पता था कि उनके ऑफिस में तो कोई नहीं होगी, क्योंकि मेरे पति एक फैक्ट्री में काम करते थे जहां पर सभी मर्द काम करते थे। मैं बाहर ही उनका इंतजार करने लगी। अभी इंतजार करते हुए जरा देर नहीं हुई थी कि वो बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। मैंने भी एक ऑटो रिक्शा किया और उसमें बैठकर उनका पीछा करने लगी। उनकी गाड़ी एक सुनसान से गोदाम के पास जाकर रुकी। वो गाड़ी से नीचे उतरे और अंदर जाने से पहले इधर उधर देखने लगे। मैं भी दबे पांव उनका पीछा कर रही थी। अंदर का नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मेरे पति अंदर गए तो वहां पर एक औरत उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और उन्हें मना कर रही थी कि ये सब मत करो, छोड़ दो। मैं तो हैरान ही रह गई थी कि मेरे पति का ये कौन सा रूप था। आखिर वो क्या करने वाले थे उस औरत के साथ? वो क्या कह रही थी कि मेरी इज्जत आपके हाथों में है? मुझसे ये सब जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अंदर चली गई। मैं जैसे ही अंदर गई मैंने अपने पति से पूछा कि आप यहाँ इन औरतों के साथ क्या कर रहे हैं? आप इतनी घटिया इंसान निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको इन औरतों की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनमें से एक औरत कहने लगी कि मैडम आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। आप अंकित भैया से कुछ भी मत कहिए। आप इनको क्यों भला बुरा कह रही हैं? ये कोई घटिया इंसान नहीं है। मैंने उस औरत को कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगी कि मैं डर नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सच बता रही हूँ। मैंने कहा कि अभी तो आप इनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी कि छोड़ दो, और अभी आप बिल्कुल पलट गई।
मैं इनकी पत्नी हूँ और अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो मैं आपके साथ हूँ। वो औरतें आगे कहने लगी कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हो। अंकित भैया तो हमारी इज्जत गुंडों से बचा रहे थे। हम लोग जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री में कुछ गुंडे आकर हमें रोज परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ। पर आपके पति तो इतने अच्छे इंसान है कि वो हमें सुरक्षित जगह पर लेकर आए, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं वो यहाँ। एक दिन जब वो अपनी फैक्ट्री का माल लेने के लिए हमारी फैक्ट्री में आए थे तो उन्होंने खुद ही उन लड़कों को हमारे साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया था। उस दिन अंकित भैया का झगड़ा उन गुंडों के साथ हो गया था। वो हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहे थे कि हमारे कपड़े तक फट गए थे। आपके पति इतने नेक दिल हैं कि उन्होंने हम सभी को उस दिन नए कपड़े दिलवाए और हमारे फटे कपड़े अपने साथ ले गए थे। अगर हमारे घर वाले हमें उस हाल में देख लेते तो ना जाने क्या होता, शायद वो हमारा काम करना ही बंद करवा देते। मैडम जी, हमारा घर तो इसी काम की वजह से चलता है। अगर ये काम भी बंद हो जाता तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे गुजारा होगा। आपके पति तो एक नेक दिल इंसान है, उन्होंने बहुत मदद की है हमारी हमेशा से ही। कितनी बार हमने भैया को मना भी किया कि आप बीच में मत आइए, लेकिन उन्होंने हमेशा हम सभी की मदद की। वो यही कहते थे कि तुम मेरी बहनों जैसी हो। मैं अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। अंकित भैया तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। वो बहुत समय से उन गुंडों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। अभी भी हाथ जोड़कर मैं उन्हें यही कह रही थी कि आप इस मामले से दूर रहिए। कहीं अगर आपको कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। उन औरतों की बात सुनकर मैं तो एकदम हैरान रह गई, शर्म से पानी पानी हो गई थी। उस दिन चुपचाप अपना सर नीचे झुकाया था मैंने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी अपने पति पर शक करके। मैंने बहुत गंदा इल्जाम लगाया था उन पर। मैं उनकी पत्नी थी, कैसे मैं उनको समझ नहीं पाई। मैंने झुकी हुई नजरों से अपने पति से कहा कि आपने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप मुझे ये सब बातें बताते तो मैं भी आपकी मदद करती। अंकित कहने लगी कि मैं तुम्हें ये सब चीजें नहीं बता सकता था। अगर मैं तुम्हें बताता कि मैंने गुंडों से पंगा लिया है तो तुम ही बताओ, क्या तुम मुझे ये सब चीजें करने देती? कभी भी नहीं करने देती। अब मैंने मुश्किल से उन गुंडों के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और पुलिस को भी दे चुका हूँ। मैं तुम्हें इन सब मामलों के बीच में नहीं लाना चाहता। तुम तो जानती ही हो तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता था। अगर कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं तो उल्टा तुम्हें यही कहूंगा कि तुम मुझे माफ कर देना। तुमने बहुत समय तक मेरी बेरुखी को सहा है, तब भी हमेशा मेरे साथ ही खड़ी रही तुम। मैंने भी अपने पति अंकित से माफी मांगी और उन्हें कहा कि अंकित आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आप पर शक किया। हम लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि पुलिस भी उतनी देर में वहां पर आ गई। पुलिस ने बताया कि उन्होंने सभी गुंडों को पकड़ लिया है और आगे से वो इन औरतों को परेशान नहीं करेंगे। वो सभी औरतें मेरे पति की बहुत तारीफ कर रही थी। आज मुझे अपने पति पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। मेरे पति दुनिया के सबसे अच्छे पति थे। कई बार जो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, इसलिए आधी बात को जानकर कभी भी अपना रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।